सोचिए, एक व्यापारिक कंपनी जिसका काम सिर्फ सामान खरीदना और बेचना था, वो भारत जैसे इतने बड़े देश पर कब्जा कैसे कर लेती है? इस सवाल के कई जवाब है, लेकिन एक बहुत बड़ा राज छिपा है जमीन में, राजस्व में। आज हम ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों की गहराई में जाएंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नीतियां आखिर बनाई क्यों गईं और इन्होंने भारतीय गांवों की तस्वीर हमेशा के लिए कैसे बदल दी। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में भू राजस्व कोई नई चीज नहीं थी। सदियों से मतलब राजा महाराजा खेती की उपज का एक हिस्सा टैक्स के तौर पर लेते आए थे। ये वसूली या तो सीधे सरकारी अफसर करते थे या फिर जमींदार जैसे बिचौलिए। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था। क्या? ये जमींदार सिर्फ टैक्स वसूलते थे, जमीन के मालिक नहीं थे। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क था। तो कंपनी के आने से ऐसा क्या बदल गया? सबसे पहले तो ये कि उन्हें इतने पैसे की जरूरत पड़ी ही क्यों? हमारे सूत्रों के मुताबिक वजह साफ थी। एक तो उन्हें भारत से सामान जैसे सूती कपड़े वगैरह खरीदकर बाहर भेजना था। दूसरा, पूरे भारत पर कब्जा करने के लिए जो लड़ाइयां वो लड़ रहे थे, उनका खर्च उठाना था। और खर्च बहुत ज्यादा था। हाँ, फिर हजारों अंग्रेज अफसरों को मोटी मोटी तनख्वाहें देनी थी। और चौथा, अपने राज को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए एक पूरा सिस्टम खड़ा करना था। और इन सब का बोझ आखिर किस पर पड़ना था? भारतीय किसान पर। बिल्कुल। हकीकत तो ये है कि 1813 तक कंपनी ने प्रशासन और कानून में जितने भी बड़े बदलाव किए, उन सब का एक ही मकसद था, जमीन से ज्यादा और आसानी से लगान कैसे वसूला जाए। कंपनी का पूरा व्यापार, उनके अफसरों के ठाट बाट, उनकी लड़ाइयों का खर्च, सब कुछ भारतीय किसान की मेहनत पर टिक गया था। चलिए, इसी के साथ पहली और सबसे बड़ी व्यवस्था पर आते हैं। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, मतलब वहां से टैक्स वसूलने का अधिकार। सत्ता हाथ में आते ही उन्होंने क्या गुल खिलाया? देखिए, शुरुआत में तो उन्होंने पुरानी व्यवस्था ही बनाए रखी, लेकिन लगान की रकम आसमान पे पहुंचा दी। आसमान पे? हाँ, आंकड़े देखिए। जो लगान 1722 में करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपए था, वो 1764 में 1 करोड़ 81 लाख हुआ और 1771 तक आते आते 2 करोड़ 34 लाख रुपए हो गया। बाप रे! फिर 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नया पैंतरा आजमाया। उन्होंने लगान वसूलने के अधिकार को नीलाम करना शुरू कर दिया। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वही उस इलाके से लगान वसूलेगा। नीलामी? ये तो सुनने में बड़ा मॉडर्न तरीका लगता है, पर क्या ये काम कर गया? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हुई। हाँ। मतलब जमींदारों और सट्टेबाजों ने होड़ में बोली तो बहुत ऊंची लगा दी, लेकिन असल में जमीन से उतनी वसूली हो ही नहीं पाती थी। हाँ, तो नतीजा ये हुआ कि कंपनी की आमदनी में कोई स्थिरता नहीं रही। वो हर साल घटती बढ़ती रहती थी। और ये उस वक्त हो रहा था जब कंपनी को लड़ाइयों के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। एक और बड़ी गड़बड़ थी। वो क्या? जब किसी को यही नहीं पता कि अगले साल लगान कितना होगा या उसे वसूलेगा कौन, तो ना तो किसान और ना ही जमींदार कोई भी खेती सुधारने में पैसा या मेहनत क्यों लगाएगा। सही बात है। तो इसी अनिश्चितता से निपटने के लिए स्थायी बंदोबस्त यानी द परमानेंट सेटलमेंट का विचार आया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे बंगाल और बिहार में लागू कर दिया। इसकी खास बातें क्या थीं जिसने सब कुछ बदल दिया? इसकी दो सबसे बड़ी और दूर तक असर डालने वाली बातें थीं। पहली, जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया। सोचिए, जो कल तक सिर्फ सरकार के लिए लगान वसूलने वाले एजेंट थे, वो रातों रात अपनी जमींदारी की पूरी जमीन के मालिक बन बैठे। एक मिनट, तो जमींदार तो जमीन के मालिक बन गए, लेकिन किसान जो सदियों से उसी जमीन पर खेती कर रहे थे, उनका क्या हुआ? क्या वो रातों रात किराएदार बन गए? बिल्कुल, और सिर्फ किराएदारी नहीं बल्कि एक तरह से यूं समझिए कि गुलाम बन गए। जमीन पर उनके जो पुराने अधिकार थे वो सब छीन लिए गए। गांव के चारागाह, जंगल, तालाब, सिंचाई की नहरें, जिन पर पूरे गांव का हक होता था, हाँ, वो सब जमींदार की निजी संपत्ति बन गई। किसान पूरी तरीके से जमींदार की दया पर निर्भर हो गया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। और दूसरी खास बात क्या थी? दूसरी बात लगान के बंटवारे से जुड़ी थी। तय हुआ कि जमींदार किसानों से जो भी लगान वसूलेगा, उसका 1/10वां हिस्सा 10/11 जी, यानी लगभग 90% उसे कंपनी को देना होगा। अपने पास वो सिर्फ 1/10वां हिस्सा रख सकता था। सिर्फ 1/10वां हिस्सा? मतलब जमींदार को मालिक तो बना दिया, लेकिन उसकी कमाई का लगभग 90% हिस्सा तो सरकार ही ले रही थी। ये तो नाम की ही मालिकी हुई। हाँ, शुरुआत में तो यही हाल था, लेकिन इसमें एक पेच था। सरकार को दी जाने वाली ये रकम
हमेशा हमेशा के लिए, यानी इन परपेचुइटी तय कर दी गई। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। इसका मतलब था कि अगर भविष्य में जमींदार खेती बढ़वाकर या किसी और तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाता है तो वो पूरी बढ़ी हुई रकम उसकी अपनी होगी। सरकार उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मांग सकती थी। अच्छा, तो ये था असली फायदा। जी, लेकिन इसका एक सख्त नियम भी था, जिसे सनसेट लॉ कहते थे। जमींदार को तय तारीख पर सूरज डूबने से पहले लगान चुकाना ही पड़ता था, चाहे फसल बर्बाद ही क्यों ना हो गई हो। और अगर नहीं चुका पाया तो? अगर वो चूका तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। लेकिन ये जो शुरू में लगान की रकम तय की गई, वो कितनी थी? क्या वो सही थी? क्या वो उचित थी? बिल्कुल नहीं। लगान की रकम तय करने का तरीका भी बड़ा अजीब था। जमींदारों से पूछा तक नहीं गया, बस अंग्रेज अफसरों ने जो चाहा वो तय कर दिया। मतलब मनमाने ढंग से? हाँ बिल्कुल। उनका एक ही लक्ष्य था, ज्यादा से ज्यादा पैसा निचोड़ना। नतीजा ये हुआ कि लगान की दरें बहुत ही ज्यादा रखी गई। 1765-66 से 1793 के बीच लगान की मांग लगभग दोगुनी हो गई थी। जॉन शोर, जो खुद इस योजना को बनाने वालों में से थे, उन्होंने हिसाब लगाया था कि अगर बंगाल की कुल खेती की पैदावार को 100 मान लें तो 45 सरकार ले जाती थी, 15 जमींदार और दूसरे बिचौलिए रख लेते थे, और जो असल में मेहनत कर रहा था उस किसान के हाथ में सिर्फ 40 आता था। सिर्फ 40? इसका नतीजा तो भयानक रहा होगा। कई जमींदार तो बर्बाद हो गए होंगे फिर तो। बिल्कुल। इतनी ज्यादा मांग की वजह से 1794 और 1807 के बीच बंगाल की लगभग आधी जमींदारियां बिक गईं या नीलाम हो गई। कई पुराने और पुश्तैनी जमींदार घराने तबाह हो गए। ये हैरान करने वाली बात है। तो फिर सवाल उठता है कि अंग्रेजों ने ऐसा किया ही क्यों? जमींदारों को जमीन का मालिक क्यों बनाया, जबकि वो जानते थे कि भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है? क्या ये बस एक गलतफहमी थी? एक तर्क यही दिया जाता है कि ये एक गलतफहमी थी। उस वक्त इंग्लैंड में जमीन का मालिक लैंडलॉर्ड होता था, जो खेती में पैसा लगाता था और सुधार करता था। अंग्रेज अफसरों ने शायद सोचा कि भारत का जमींदार भी ऐसा ही है, लेकिन वो एक बुनियादी फर्क भूल गए। इंग्लैंड का लैंडलॉर्ड सही मायने में मालिक था, लेकिन यहाँ जमींदार को अपनी कमाई का 90% हिस्सा तो सरकार को ही देना पड़ रहा था। बिल्कुल सही। तो फिर असली वजह क्या थी? ये सिर्फ एक गलतफहमी तो नहीं लगती? नहीं, असली वजह थी राजनीतिक और आर्थिक। पहली, अंग्रेजों को भारत में अपने वफादार साथी चाहिए थे। अच्छा। वो यहाँ विदेशी थे, उन्हें ऐसे हिंदुस्तानी चाहिए थे जो उनके राज को बनाए रखने में मदद करें। एक अमीर और ताकतवर जमींदार वर्ग बनाकर उन्होंने अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार कर लिया, जो अपने फायदों के लिए हमेशा अंग्रेजों का साथ देता। और हुआ भी ऐसा ही। हाँ, और इसका असर हमें बाद में भी देखने को मिलता है, खासकर 1857 के विद्रोह के समय, जब कई बड़े जमींदार कंपनी के वफादार बने रहे। और दूसरी ओर शायद सबसे बड़ी वजह थी पैसों की गारंटी। कंपनी को एक तय और स्थिर आमदनी चाहिए थी। स्थायी बंदोबस्त से ये गारंटी मिल गई। अब उन्हें पता था कि हर साल खजाने में कितना पैसा आएगा। हाँ। और उन्हें लाखों किसानों से सीधे लगान वसूलने के झंझट से भी छुटकारा मिल गया। हाँ, ये तो है। कुछ हजार जमींदारों से पैसा लेना कहीं ज्यादा आसान और सस्ता था। और एक तीसरी उम्मीद भी थी कि जब जमींदार को पता होगा कि ज्यादा कमाई उसी की जेब में जाएगी, तो वो ब्रिटेन के जमींदारों की तरह खेती को सुधारने में दिलचस्पी लेगा। ये समझना दिलचस्प है कि ये व्यवस्था बंगाल के अनुभव पर आधारित थी, लेकिन भारत तो बहुत बड़ा और विविध है। जब कंपनी दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ी, जहां बंगाल जैसे बड़े जमींदार थे ही नहीं, तो क्या उन्होंने इसी मॉडल को लागू करने की कोशिश की या उन्हें कुछ नया सोचना पड़ा? उन्हें बिल्कुल नया सोचना पड़ा। दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में रीड और मुनरो जैसे अफसरों का मानना था कि वहां बड़े जमींदार हैं ही नहीं, तो बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ किया जाना चाहिए। सीधे किसानों से। जे किसान को रैयत कहते थे, इसलिए इस व्यवस्था का नाम पड़ा रैयतवाड़ी व्यवस्था। उनके तर्क थे कि इससे कंपनी को जमींदार के साथ मुनाफा नहीं बांटना पड़ेगा और किसान भी जमींदार के जुल्म से बच जाएगा। उन्होंने तो ये तक दावा कर दिया कि यही भारत की असली पारंपरिक व्यवस्था है। तो इसमें कागज पर किसान को उसकी जमीन का मालिक मान लिया गया। क्या ये व्यवस्था किसानों के लिए जमींदारी से बेहतर साबित हुई? कागज पर तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। किसानों को जल्द ही समझ आ गया कि छोटे-मोटे कई जमींदारों की जगह अब एक बहुत बड़े और ताकतवर जमींदार ने ले ली है, और वो थी खुद सरकार। मतलब जमींदार हटा और सरकार खुद जमींदार बन गई। ठीक यही हुआ। किसान सिर्फ नाम के मालिक थे। असल में वो सरकारी काश्तकार थे जिनकी जमीन लगान न चुकाने पर फौरन छीनकर बेच दी जाती थी।
सरकार ने तो बाद में साफ साफ कहना शुरू कर दिया कि वो जो पैसा ले रही है वो टैक्स नहीं बल्कि जमीन का किराया है। किराया। हाँ। और किसान के मालिकाना हक को 3 और बातों ने पूरी तरह खत्म कर दिया। पहली, लगान बहुत ज्यादा था। मद्रास में सरकार कुल पैदावार का 45 से 55% तक वसूल लेती थी। 45 से 55%? जी। दूसरी, ये व्यवस्था स्थायी नहीं थी। सरकार जब चाहे अपनी मर्जी से लगान बढ़ा सकती थी। और तीसरी और सबसे क्रूर बात, किसान को लगान तब भी देना पड़ता था जब सूखा या बाढ़ की वजह से उसकी पूरी फसल तबाह हो गई हो। कोई माफी नहीं थी। तो बंगाल में जमींदार, दक्षिण में सीधे किसान। अब उत्तर और मध्य भारत के लिए उन्होंने क्या नया तरीका निकाला? वहां तीसरी व्यवस्था आई, महलवाड़ी व्यवस्था। ये क्या थी? ये एक तरह से जमींदारी और रैयतवाड़ी का मिलाजुला रूप थी। इसे गंगा घाटी, उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य भारत और पंजाब में लागू किया गया। इसमें अंग्रेजों ने न तो किसी एक जमींदार से और न ही हर किसान से अलग अलग समझौता किया, बल्कि उन्होंने पूरे गांव या गांव के समूह, जिसे महल कहते थे, के साथ सामूहिक रूप से लगान तय किया। सामूहिक रूप से इसका क्या मतलब हुआ? क्या पूरा गांव मिलकर लगान चुकाता था? हाँ, गांव के लोग मिलकर तय करते थे कि कौन कितनी जमीन पर खेती कर रहा है और उस हिसाब से लगान का हिस्सा कौन देगा। गांव का मुखिया, जिसे कहीं कहीं लंबरदार भी कहते थे, वो सबसे लगान इकट्ठा करके सरकार को जमा करवाने के लिए जिम्मेदार होता था। अच्छा। लेकिन यहां भी रैयतवाड़ी की तरह लगान स्थायी नहीं था। उसे समय समय पर बढ़ाया जा सकता था। मतलब किसानों पर बोझ बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता था। तो इन तीनों सिस्टम में, जो ऊपर से देखने में अलग अलग लगते हैं, कोई ऐसी बात थी जो एक जैसी हो? इन्होंने भारतीय समाज में सबसे बड़ा और बुनियादी बदलाव क्या किया? इन सभी व्यवस्थाओं ने, चाहे वो कोई भी हो, भारत की हजारों साल पुरानी भूमि व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। अंग्रेजों ने जमीन में निजी संपत्ति का एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, जिसका फायदा किसान को तो बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा और मौलिक बदलाव ये था कि पूरे देश में अब जमीन को एक ऐसी चीज बना दिया गया जिसे बेचा जा सकता था, गिरवी रखा जा सकता था और एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया जा सकता था। जमीन एक वस्तु बन गई, एक कमोडिटी। ये जमीन को बेचने खरीदने लायक बनाने के पीछे उनकी सोच क्या थी? सिर्फ लगान वसूलना? मुख्य मकसद तो यही था कि सरकार का लगान सुरक्षित रहे। अच्छा। अगर कोई जमींदार या किसान लगान नहीं दे पाता तो सरकार उसकी जमीन नीलाम करके अपना पैसा वसूल सकती थी। अगर जमीन बिकी नहीं सकती तो ये मुमकिन नहीं था। दूसरी सोच वही पुरानी थी कि जब लोगों को जमीन पर मालिकाना हक मिलेगा तभी वो उसमें पैसा लगाकर उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और इसका हमारे ग्रामीण समाज पर आखिरी असर क्या हुआ? इसका असर बहुत गहरा और एक तरह से विनाशकारी था। जमीन को बाजार की चीज बना देने के इस एक कदम ने भारतीय गांव की उस स्थिरता को हिलाकर रख दिया जो सदियों से चली आ रही थी। गांव जो आत्मनिर्भर होते थे, जहां समुदाय का एक ताना बाना था, वो टूटने लगा। असल में ग्रामीण समाज की पूरी संरचना ही बिखरने लगी। तो आज हमने देखा कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी की पैसे की भूख ने भारतीय गांव के पूरे सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बदल कर रख दिया। उन्होंने किसानों के पुराने अधिकार छीने, जमींदार जैसा एक नया वफादार वर्ग बनाया और जमीन को सिर्फ एक मुनाफा कमाने का जरिया बना दिया। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये व्यवस्थाएं जो उस वक्त शोषण और नियंत्रण के लिए बनाई गई थीं, उन्होंने आने वाली सदियों के लिए हमारे गांवों के आर्थिक रिश्तों की नींव रख दी। उस समय जमींदार, किसान और सरकार के बीच जो लकीरें खींची गई, उनकी गूंज आज भी देश के कई हिस्सों में जमीनी विवादों और सामाजिक तनाव के रूप में सुनाई देती है। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अंग्रेजों ने अपना लगान वसूलने के लिए जमीन को एक ऐसी चीज बना दिया जिसे खरीदा और बेचा जा सकता था। इस एक बदलाव ने, यानी पुरखों की जमीन को बाजार का एक सामान बना देने ने, हमारे द्वारा चर्चा किए गए आर्थिक प्रभावों के अलावा भारतीय गांव के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ताने बाने को कैसे प्रभावित किया हो।